निकल जाओ मेरे घर से। मैं और तुम लोगों का बोझ नहीं उठा सकता। ये शब्द मेरे पति के नहीं, बल्कि किसी जल्लाद के लग रहे थे। दिसंबर की भयंकर ठंडी रात थी और मेरी गोद में मेरी 5वीं बेटी थी, जो अभी सिर्फ कुछ महीनों की थी। मेरी 4 बेटियां पीछे सहमी हुई खड़ी थीं, जिन्हें ठंडी हवा बुरी तरह काट रही थी। मैंने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए। भगवान का वास्ता है, ऐसा जुल्म मत करो। मेरे मायके में इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मेरे सिर पर कोई छत भी नहीं है। इस आधी रात को मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? उसने बेरहमी से अपना पैर छुड़ाया और नफरत से मेरी तरफ देखा। जहां मर्जी हो जाओ, किसी अनाथ आश्रम में जाकर मरो या किसी के दरवाजे पर बैठो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए। तुमने और तुम्हारी बेटियों ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। इसके साथ ही उसने घर का दरवाजा मेरे मुंह पर दे मारा। दरवाजा बंद होने की आवाज किसी धमाके से कम नहीं थी। मैं पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा खोल दीजिए, ये बच्चियां सर्दी से मर जाएंगी। हम लोग गैराज में रह लेंगे, कुछ भी नहीं मांगेंगे आपसे। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ खामोशी थी, जो बहुत ही गहरी और डरावनी थी, जो किसी भी इंसान को अंदर से मार देती है। मेरी बड़ी बेटी, जो 14 साल की थी, उसने कांपते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा। मम्मी, वो दरवाजा नहीं खोलेंगे, चलो यहाँ से। उसकी आवाज की मायूसी ने मेरा दिल चीर दिया। हम पैदल चलते हुए सड़क के किनारे फुटपाथ पर आकर बैठ गए। बच्चियां भूख और सर्दी से बिलख रही थीं। मैंने अपनी शॉल में सबसे छोटी बेटी को छुपाया हुआ था, मगर फिर भी वो रोई जा रही थी। आसमान की तरफ देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या मैं अपनी जान ले लूं? मगर इन मासूम जानों का फिर क्या होगा? इसी बेबसी के आलम में मेरे पुराने और टूटे हुए मोबाइल फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, तनीषा। ये नाम देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। मैंने जल्दी से फोन उठाया। मेरी आवाज गले में फंस रही थी। हेलो। दूसरी तरफ से तनीषा की शोक और खनकती आवाज आई। अरे मेरी जान, कैसी हो तुम? इतने दिन हो गए, तुमने कोई खबर ही नहीं ली। मैं अभी इंडिया वापस आई हूँ, तो सोचा कि तुम्हें कॉल करूं। मेरी हिचकियां बंद गईं। मैं चाहकर भी खुद को रोक न सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। तनीषा, मैं बर्बाद हो गई हूँ। उसने मुझे घर से निकाल दिया। दूसरी तरफ एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर उसकी गंभीर आवाज आई। क्या मतलब? किसने निकाल दिया? और तुम इस वक्त कहाँ हो? तुम्हारे पीछे ये गाड़ियों का शोर कैसा है? मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है। मैं अपनी 5 बेटियों के साथ सड़क पर बैठी हूँ। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम वहीं रुको, मुझे अभी अपनी लोकेशन बताओ। मैं ड्राइवर के साथ आ रही हूँ। खबरदार, जो तुम वहां से हिली। मैंने उसे अपना पता बताया और फोन बंद कर दिया। मेरा दिमाग अतीत की गलियों में भटकने लगा। तनीषा मेरी सबसे अच्छी दोस्त और पड़ोसन हुआ करती थी। हम दोनों गरीब घरों से थीं, लेकिन उसकी सोच मुझसे बहुत अलग थी। मुझे याद है, एक बार छत पर कपड़े सुखाते हुए उसने मुझसे कहा था, देखना, मैं इस 2 कौड़ी की जिंदगी से निकल जाऊंगी। मुझे बस पैसा चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी बूढ़े से शादी क्यों न करनी पड़े। मैं हैरान होकर बोली थी, तनीषा, ये तुम क्या कह रही हो? खुशियों का रिश्ता पैसों से नहीं होता, और हमारे घरों में हमारे जैसे लोगों का ऐसा रिश्ता आना मुमकिन नहीं है। और अगर कोई अमीर आएगा भी, तो वो या तो तलाकशुदा होगा या फिर उम्र में बहुत बड़ा होगा। उसने हंसकर जवाब दिया था, अरे मुझे तो दोनों ही चलेंगे। बस ऐशो आराम की जिंदगी हो, मुझे गरीबी का रोना नहीं रोना है। और वो अपनी बात की पक्की निकली। उसने अपने से 15-16 साल बड़े एक आदमी से शादी की थी। वो शख्स बेहद अमीर था, लेकिन पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे विदेश में थे। बस उसकी पहली पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। तनीषा ने उससे शादी सिर्फ इस शर्त पर की थी कि उसे एक बड़ा घर मिलेगा और मुंह मांगा पैसा। लोग बातें बनाते हैं, बनाते रहें, लेकिन उसने अपनी सारी शर्तें पूरी करवाईं और आज वो सच में ऐश कर रही थी। तकरीबन 20 मिनट बाद एक चमचमाती हुई बड़ी सी गाड़ी हमारे पास आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ तो तनीषा का परेशान चेहरा नजर आया। उसने तुरंत ड्राइवर को इशारा किया और खुद गाड़ी से नीचे उतर आई। उसने काफी महंगे कपड़े पहन रखे थे और वो जेवरात से लदी हुई थी। मुझे और मेरी बेटियों को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई। हे भगवान!
उस आदमी ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। चलो बैठो गाड़ी में, जल्दी करो, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। तनीषा, हम 5 लोग हैं, तुम हमें कहाँ लेकर जाओगी? तुम्हारे पति। उसने मेरी बात काट दी। मेरा पति देश से बाहर है और इस घर में मेरे आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो बस चुपचाप बैठो, आज से तुम बेसहारा नहीं हो। उसके अंदाज में इतना यकीन था कि मैं मना ही नहीं कर सकी। गाड़ी की गर्मी में बैठते ही बच्चियों को कुछ सुकून मिला। मैंने तनीषा की तरफ देखा। वो ड्राइवर को जल्दी घर पहुंचने के लिए कह रही थी। हालांकि वो मुझे वही पुरानी तनीषा लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। एक अजीब सी चमक या शायद कुछ और। खैर, उस वक्त वो मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। गाड़ी आलीशान बंगले के गेट के अंदर दाखिल हुई। इतना बड़ा घर मैंने सिर्फ टीवी के नाटकों या फिल्मों में देखा था। परिसर में कई और गाड़ियां खड़ी थीं। तनीषा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आओ, ये अब तुम्हारा घर है। मैंने डरते डरते उस महलनुमा घर में कदम रखा। मुझे क्या पता था कि सहारे की तलाश में जिस जगह मैं आई हूँ, वहां की दीवारें मुझसे क्या तकाजा करने वाली हैं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं और मेरी बच्चियां एक गर्म और सुरक्षित कमरे में हैं। रात भर के सुकून ने मेरे अंदर के डर को कुछ कम कर दिया था। नाश्ते की टेबल पर तनीषा मेरे सामने बैठी थी। उसने बड़े ही शांत अंदाज में चाय की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। अब बताओ, आगे का क्या सोचा है? उसके सवाल पर मैं झिझकते हुए सिर झुका लिया। तनीषा, मैं तुम्हारे घर पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, मगर मेरे हाथ सलामत हैं। मैं तुम्हारे घर की साफ सफाई कर दिया करूंगी। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ संभाल लूंगी। तुम बेशक अपने नौकरों को हटा देना, मुझे बस सिर छुपाने की जगह दे दो। तनीषा ने जोर से चाय का कप टेबल पर रखा। उसके चेहरे पर नाराजगी थी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी सहेली हो, कोई नौकरानी नहीं। सफाई के लिए नौकरानियां आती हैं और वही आएंगी। खबरदार, जो तुमने झाड़ू को हाथ भी लगाया तो फिर मैं क्या करूं? तनीषा, मुफ्त की रोटियां तोड़ना मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। तुम इस घर की बागडोर संभालोगी, देख रेख करोगी। मैं वैसे भी बहुत व्यस्त रहती हूँ, मेरे पास घर देखने का वक्त नहीं होता। नौकरानियां चीजें इधर उधर करती हैं और राशन भी चोरी हो जाता है। तुम बस उन पर नजर रखोगी। मैं हैरान थी कि वो किस चीज में इतनी व्यस्त है। घर में काम करने को कुछ भी नहीं था। हर काम के लिए नौकर मौजूद थे। पति विदेश में था और बच्चे भी नहीं थे। फिर ये कैसी व्यस्तता थी? मगर मैं पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसी वक्त उसने अपने शेफ को बुलाया और उसे काम से फ्री कर दिया। आज से खाना मेरी सहेली बनाया करेगी। मुझे उसके हाथ का स्वाद पसंद है। ये सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। कम से कम मैं किसी काम तो आ सकूंगी। तनीषा ने मेरे रहने के लिए एक बड़ा हवादार कमरा खाली करवा दिया, जहां मैं अपनी 5 बेटियों के साथ आराम से रह सकती थी। शाम को उसने मुझे बुलाया और कुछ कागजात मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, ये लो, मैंने तुम्हारी 4 बड़ी बेटियों का शहर के अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। कल से उनकी बस आएगी। ड्रेस और किताबें भी आ चुकी हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगी तनीषा? मेरे पति ने तो इन्हें पढ़ाने से साफ मना कर दिया था और तुमने वो कर दिया जो सगा बाप भी नहीं कर सका। उसने कहा, एहसान की बात मत करो, बस प्रार्थना करो कि मेरा वक्त अच्छा गुजरता रहे। और ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। जिंदगी एक नई डगर पर आ गई थी। मैं घर का किचन और सारी बागडोर संभाल रही थी और बच्चियां स्कूल जाने लगी थीं। लेकिन कुछ ही दिनों में मैंने एक अजीब बात नोट की। शाम होते ही तनीषा के तेवर बदल जाते। वो अपने कमरे में बंद हो जाती और करीब 1 घंटा बाद जब बाहर निकलती तो पहचान में ही नहीं आती। बहुत महंगे कपड़े, गहरा मेकअप, खुले बाल और तेज खुशबू। वो बिल्कुल किसी मॉडल की तरह तैयार होती थी। पहली बार जब मैंने उसे इस तरह देखा तो पूछ ही लिया, तनीषा, सब ठीक है? इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? क्या कोई पार्टी है? वो पर्स उठा रही थी। मेरा सवाल सुनकर एक लम्हे को रुकी। उसने मुड़कर नहीं देखा, बस चलते चलते जवाब दिया, हाँ, बस कुछ जरूरी काम है। तुम गेट बंद करवा देना और मेरा इंतजार मत करना। ये कहकर वो बाहर निकल गई और गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। वो वापस कब आई मुझे नहीं पता चलता था, क्योंकि मैं बच्चियों के साथ अपने कमरे में सो जाती थी
ये उसका रोज का रूटीन बन गया था। वो शाम को तैयार होती और रात के अंधेरे में गायब हो जाती। मेरी बड़ी बेटी जो 14 साल की थी, वो भी ये सब देख रही थी। एक दिन उसने धीरे से कहा, मम्मी, आंटी रोज रात को कहाँ जाती हैं? वो तो कहती थी कि उनके पति बाहर होते हैं, तो फिर वो किसके लिए इतना तैयार होती हैं? मैंने उसे डांट दिया, हमें क्या लेना देना बेटा? उन्होंने हमें छत दी है, रोटी दी है। किसी के पर्सनल मामलों में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं होती। चुप करके अपना काम करो। बेटी तो चुप हो गई, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। तनीषा मुझ पर इतने एहसान कर रही थी, इसीलिए कभी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा पूछूं कि तुम रात को कहाँ जाती हो। लेकिन उसके घर की दीवारें उस राज की गवाही दे रही थीं, जो शायद बहुत जल्द मुझ पर खुलने वाला था। वो दिन भर तो घर में सोती रहती थी, लेकिन रात होते ही उसकी दुनिया बदल जाती थी। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं ये सब किसी बड़े तूफान के आने से पहले का इशारा तो नहीं है। तनीषा का व्यवहार मेरे और मेरी बच्चियों के साथ बहुत अच्छा था। वो मेरे खाने पीने और आराम का हर तरह से ख्याल रखती थी। मैं भी उसके एहसानों के बदले पूरी ईमानदारी से उसके घर की देखभाल कर रही थी। मगर उसका रात में गायब होना मेरे दिल में कांटे की तरह चुभता था। एक अजीब सा खौफ मेरे अंदर पल रहा था कि कहीं कहानी कुछ गलत ना हो जाए। एक शाम जब वो हमेशा की तरह तैयार होकर हॉल में आई, तो मैंने हिम्मत जमा की। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मुझे पूछना ही था। तनीषा, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? वो आईने में अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी। उसने लापरवाही से कहा, पूछो, तुम कब से इजाजत लेने लग गईं? मैं हकलाते हुए बोली, तुम रोज रात को इतना वन संवर कर कहाँ जाती हो? तुम्हारा पति तो यहाँ है नहीं, और तुम कहती हो कि तुम यहाँ किसी को जानती भी नहीं हो, तो फिर ये आना जाना कहाँ होता है? मेरा सवाल सुनते ही उसका हाथ रुक गया। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए थे। नरमी की जगह एक अजीब सी सख्ती और घबराहट ने ले ली थी। तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? तुम मुझ पर शक कर रही हो? उसकी आवाज बहुत बुलंद थी। मैं घबरा गई। नहीं नहीं, शक कैसा? मैं तो बस तुम्हारी फिक्र में पूछ रही थी। जमाना बहुत खराब है और तुम अकेली औरत रात को। उसने मेरी बात काट दी। उसकी नजरें इधर उधर दौड़ रही थीं, जैसे वो कोई बहाना तलाश कर रही हो। मेरी कुछ पुरानी स्कूल की सहेलियां हैं जो इसी शहर में रहती हैं। हम सब रात को एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, डिनर करते हैं। बस यही है और कुछ भी नहीं। तुम ज्यादा सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। उसके चेहरे का रंग बदल रहा था, कभी सफेद, कभी लाल। साफ लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है या झूठ बोल रही है। मैंने और ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा और खामोश हो गई। वो तेजी से पर्स उठाकर बाहर निकल गई। उस रात मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैंने बच्चों को सुला दिया और खुद लॉन्ज में आकर बैठ गई। घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ रही थीं। 12 बजे, फिर 1 बज गया, फिर 2 भी। तनीषा वापस नहीं आई। मेरा दिल कई तरह के बहमों के जाल में फंस चुका था। कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया, या वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। मैं बार बार खिड़की से बाहर झांकती, मगर सड़क सुनसान थी। रात का अंधेरा छटने लगा और दिन की हल्की हल्की रोशनी नजर आने लगी। तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैंने चौंक कर उठी और जल्दी से जाकर मेन गेट खोला। गेट खुलते ही तनीषा अंदर दाखिल हुई। उसकी हालत देखकर मेरे कदम जमीन पर होते हुए भी लड़खड़ा गए। वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसके कदम बुरी तरह से डगमगा रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने मुझे देखा तक नहीं, जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं हूं। वो लड़खड़ाते कदमों से मेरे पास से गुजरकर अंदर चली गई। मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। ये वो तनीषा तो नहीं थी जो मेरे मोहल्ले में रहा करती थी। वो तो एक शरीफ और बहुत ही अच्छी लड़की हुआ करती थी। उसका रात भर बाहर रहना और फिर सुबह सुबह घर लौटना, ये सब क्या था? मेरा दिल उसकी हालत देखकर बुरी तरह घबरा गया था। वो सीधे अपने कमरे में गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं लॉन्ज में खड़ी कांप रही थी। मुझे समझ आ गया था कि दाल में कुछ काला ही नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। ये अय्याशियां, ये पैसा और ये बड़ी गाड़ी, ये सब किसी गलत रास्ते की निशानियां लग रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ? अगर ये किसी गलत चक्कर में है
तो मेरी मासूम बेटियों का क्या होगा? ख्यालों के सैलाब मेरे सिर पर मंडराने लगे थे। सुबह के 11 बज रहे थे जब तनीषा अपने कमरे से बाहर निकली। मैं लॉन्ज में सफाई कर रही थी। मुझे लगा कि रात की हालत के बाद वो शर्मिंदा होगी या कम से कम बीमार नजर आएगी, मगर उसका व्यवहार देखकर मैं दंग रह गई। वो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कि रात को कुछ हुआ ही ना हो। उसने अंगड़ाई लेते हुए मुझे ऑर्डर दिया, अरे भाई चाय तो पिला दो, आज सिर में बहुत दर्द है, नींद भी पूरी नहीं हुई है। मैं हैरानी से उसे देखती रही और फिर किचन की तरफ चली गई। चाय लाकर उसके सामने रखी तो वो बड़े ही सुकून से चुस्की लेने लगी। तुम्हें पता है, आज मुझे शॉपिंग पर जाना है। एक नया मॉल खुला है, सुना है वहां बहुत शानदार कलेक्शन आया है। मैं ना चाहते हुए भी पूछ बैठी, तनीषा तुम ठीक तो हो? रात को तुम जिस हालत में आई थी मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। उसने चाय का कप होठों से हटाया और मुझे घूर कर देखा, फिर वही पुरानी बात दोहरा दी। मैंने कहा है ना कि कुछ भी नहीं हुआ था, बस थकान थी, तो मेरा मूड खराब मत करो। उसके बाद वो तैयार होकर चली गई। दोपहर को ढेर सारे शॉपिंग बैग्स के साथ वापस आई, नए कपड़े, जूते और मेकअप का सामान। शाम होते ही उसने वही नई ड्रेस पहनी, खूब बन ठन कर तैयार हुई और फिर गाड़ी लेकर निकल गई। वो इस डगर पर चल रही थी और मैं खामोशी से ये तमाशा देख रही थी। एक रात वो घर पर नहीं थी, बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे और मैं लॉन्ज में बैठी शून्य में घूर रही थी कि अचानक लॉन्ज में रखे हुए लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। उस घर में फोन बहुत ही कम बजता था, इसीलिए मैं चौंक गई। मैंने झिझकते हुए रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक मर्दाना और बड़ी ही रौबदार आवाज आई, तनीषा कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रही है? वह आवाज इतनी कड़क थी कि मैं सहम गई। मैंने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, जी वो तो घर पर नहीं है। आप कौन हैं? तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? उस शख्स के लहजे में हुक्म था। मुझे तुरंत अंदाजा हो गया कि ये कौन है। मैं तनीषा की सहेली हूँ, कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई हूँ। अच्छा, तो तुमने भी डेरा जमा लिया है। खैर, ये बताओ कि मेरी पत्नी साहिबा कहाँ है? रात के 12 बज रहे हैं और वो घर पर नहीं है। उसने पत्नी साहिबा इतने नफरत भरे लहजे में कहा कि मेरा दिल ही दहल गया। मैं उसका पति संजय बोल रहा हूँ। मुझे अभी बताओ कि वो कहाँ गई है। उसका सवाल सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अगर मैं सच बता देती कि वो रोज रात को तैयार होकर जाती है तो ना जाने क्या हो जाता। तनीषा ने मुझे सहारा दिया था, मैं उसका घर उजाड़ना नहीं चाहती थी। मेरे दिमाग में जो पहला ख्याल आया वही बोल दिया। वो दरअसल उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी, सिर में बहुत भयंकर दर्द था, तो वो डॉक्टर के पास गई हुई हैं। शायद वहां कुछ चेकअप हो रहे हैं, इसीलिए देर हो गई है। बस अभी आती ही होंगी। दूसरी तरफ कुछ लम्हों के लिए खामोशी रही, फिर संजय की शक भरी आवाज आई, तबीयत खराब है तो फोन साथ में क्यों नहीं लेकर गई और डॉक्टर के पास अकेली गई है? ड्राइवर तो छुट्टी पर है। मैं बुरी तरह घबरा चुकी थी, मेरे माथे पर पसीना आ गया। जी वो जल्दी में शायद फोन घर पर ही भूल गई हैं। उन्होंने टैक्सी मंगवा ली थी, आप फिक्र मत करिए, वो बस आती ही होंगी। संजय ने एक लंबी सांस ली। सुनो, जैसे ही वो आए उसे कहना कि मुझसे बात करें और तुम उसे बता देना कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब खबर है। ये कहकर उसने फोन पटक दिया। टू टू की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं तनीषा को बचाने के लिए झूठ तो बोल आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो किस बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। संजय का अंदाज बता रहा था कि उसे शक हो चुका है और तनीषा की रंगरलियां अब ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती। मैं वहीं सोफे पर बैठकर तनीषा का इंतजार करने लगी ताकि उसे बता सकूं कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या तूफान आया है। पता नहीं तनीषा किस रास्ते पर चल पड़ी थी और उसकी मंजिल क्या थी। वो रात मेरे लिए किसी नरक से कम नहीं थी। मैं पूरी रात जागती रही और इधर उधर टहलती रही। मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से डूब रहा था। घड़ी की सुइयां रेंगती हुई सुबह के 5 बजा रही थी। तभी बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। मैंने तुरंत उठकर दरवाजा खोला और तनीषा अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा मुरझाया हुआ था। मुझे लॉन्ज में जागते देखकर वो ठिठक गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने अपनी ड्रेस ठीक की और फिर मुझसे बोली, अरे तुम अभी तक जाग रही हो? सब ठीक तो है? बच्चे ठीक हैं? इस बार उसका लहजा सख्त और रूखा था,
शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं उसकी वापसी का वक्त नोट करूं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारे पति का फोन आया था रात को। ये सुनते ही तनीषा का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया। उसके हाथों से पर्स छूटते छूटते बचा। वो तेजी से मेरे करीब आई और मेरा बाजू पकड़ लिया। क्या? संजय का फोन आया था? कब? तुमने क्या कहा उससे? उसने क्या पूछा तुमसे? सच बताओ, तुमने उसे क्या बताया है? उसके सवालों की बौछार और चेहरे का खौफ बता रहा था कि वो अपने पति से कितना डरती है। ये सिर्फ चोरी पकड़े जाने का डर नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ था। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम घबराओ मत। वो बहुत गुस्से में थे और पूछ रहे थे कि तनीषा कहाँ है। मैंने उन्हें सच नहीं बताया। मैंने कह दिया कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी, सिर में भयंकर दर्द था, इसीलिए तुम डॉक्टर के पास गई हो और फोन घर पर ही भूल गई हो। मेरी बात सुनकर उसने एक लंबी सांस ली, जैसे उसकी जान में जान आई हो। उसके चेहरे का रंग वापस आने लगा। शुक्र है भगवान का, तुमने बहुत अच्छा किया जो ये बहाना बना दिया। अगर तुम उसे जरा भी शक होने देती तो वो मेरा जीना ही मुश्किल कर देता। तुम बहुत समझदार हो, बिल्कुल सही वक्त पर सही झूठ बोला। लेकिन तनीषा, ये कब तक चलेगा? मैं कहना चाहती थी, मगर उसके हाथ के इशारे ने मुझे चुप करवा दिया। रुको, मुझे अभी उसे कॉल करने दो, वरना वो शक में पड़ जाएगा। उसने तुरंत अपने मोबाइल से संजय का नंबर मिलाया। फोन उधर से उठते ही उसके चेहरे के हाव भाव और आवाज का अंदाज पूरी तरह से बदल गया। वो एकदम कमजोर और बीमार सी लगने लगी। हेलो संजय जी, मैं तनीषा बोल रही हूँ। मैं अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आई हूँ। मेरी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। मुझे माइग्रेन का भयंकर दर्द उठा था, कुछ होश ही नहीं था। वो इतनी सफाई से झूठ बोल रही थी कि मैं हैरान रह गई। दूसरी तरफ से संजय शायद उसका हालचाल पूछ रहा था या वापस आने की बात कर रहा था। तनीषा ने तुरंत पलटकर कहा, नहीं नहीं, आपको इंडिया आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। आप अपना कारोबार संभालिए, काम है तो सब कुछ है। और फिर वहाँ आपके बच्चे भी तो हैं, उन्हें आपकी जरूरत है। मैं मैनेज कर लूंगी। मैंने दवाई ले ली है, आप अपना ख्याल रखिए। मैं पास में खड़ी ये सब सुन रही थी और शिद्दत से महसूस कर रही थी कि वो चाहती ही नहीं थी कि उसका पति वापस आए। वो उसे हर कीमत पर खुद से दूर रखना चाहती थी, ताकि उसकी आजादी में कोई खलल ना पड़े। फोन बंद करके उसने सुकून की सांस ली और मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराई। देखा, ऐसे संभालते हैं मर्द को। अगर वो यहाँ आ जाता तो मेरी तो जिंदगी कैद होकर रह जाती। फिर वो मुझे समझाने वाले अंदाज में आ गई। देखो, अब तुम ये बात अपने पल्ले बांध लो। जब भी मेरे पति का फोन आए और मैं घर पर ना हूँ, ये बात या फिर मैं बात ना करना चाहूँ, तो कोई ना कोई बहाना बना देना। कह देना कि मैं नींद की गोलियां खाकर सोती हूँ, मेरी रात को नींद नहीं खुलती, या मैं वॉशरूम में हूँ। कुछ भी कह देना, बस उसे निश्चिंत कर देना। वो मुझे बहाने बनाने के मशवरे दे रही थी। मुझे तनीषा की ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो उस शख्स को धोखा दे रही थी जिसने उसे ये आलीशान घर और सारी सुविधाएं दे रखी थीं। उसे चाहिए था कि अपने पति के साथ ईमानदारी रखती, उसे सच बता देती, लेकिन वो उसे अंधेरे में रख रही थी। मेरा जमीर मुझे धिक्कार रहा था कि मैं भी उसके झूठ में बराबर की शामिल बन रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मैं बेघर थी। तनीषा की ये दोहरी जिंदगी मुझे किसी बड़े खतरे की घंटी लग रही थी। दिन हफ्तों में बदल रहे थे और तनीषा की हरकतें वैसे ही जारी थीं। मैं अब उसके रूटीन का आधा हिस्सा हो चुकी थी और मैंने उसके मामलों में दाखिल देना छोड़ ही दिया था। मुझे बस अपनी और अपनी बच्चियों की छत की फिक्र थी, जो तनीषा की बदौलत हमें मिल रही थी। मगर मुझे नहीं मालूम था कि जिस छत के साए में हम सुकून से बैठे हैं, वो बहुत जल्द हिलने वाली है। एक रात रोज के मुताबिक हटकर कुछ अलग हुआ। अभी रात का पिछला पहर ही था कि बाहर गाड़ी के टायरों की जोरदार चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह ब्रेक लगाए हो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। अभी मैं दुपट्टा संभाल ही रही थी कि दरवाजा जोर से खुला और धड़ाम से बंद हुआ। तनीषा अंदर दाखिल हुई। उसकी हालत देखकर मेरा दिल मुंह को आ गया। वो बहुत घबराई हुई थी, बहुत ज्यादा डरी हुई। उसका चेहरा पसीने से भीगा था और आंखें खौफ से फटी हुई थीं। उसकी सांस फूली हुई थी, जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत से जान छुड़ाकर भागी हो।
वो लड़खड़ाती हुई सीधा मेरे पास आई और आते ही मेरा कंधा झकझोर दिया। तुम जाग रही हो? शुक्र है कि तुम जाग रही हो। जल्दी करो, अपनी बड़ी वाली बेटी को बुलाओ, तुरंत उसे उठाओ। उसका अंदाज ऑर्डर देने वाला और प्रार्थना करने के अजीब से मेल जैसा था। मैं उसकी बात समझ नहीं सकी। क्या हुआ तनीषा, सब ठीक तो है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और इस वक्त मैं बच्ची को क्यों उठाऊं? वो गुस्से से चिल्लाई। मैंने कहा ना, बहस मत करो, जो कह रही हूं वो करो। उसे नींद से जगाकर बाहर लेकर आओ, मुझे उसकी जरूरत है। मेरा माथा ठनका। मेरी बेटी अभी सिर्फ 14 साल की ही थी। इतनी रात गए तनीषा को उसकी क्या जरूरत पड़ सकती थी? मैं अपनी जगह पर जम गई। वो सो रही है, उसे कल स्कूल जाना है। तुम बताओ तो सही कि बात क्या है? तुम इस हाल में क्यों हो? तनीषा ने अपने माथे पर हाथ मारा। वो भयंकर मानसिक दबाव में लग रही थी। वो मेरे करीब आई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, देखो, मैंने तुम पर बहुत एहसान किए हैं। तुम्हें सड़क से उठाकर महल में रखा है, तुम्हारी बेटियों का अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवाया है, तुम्हारा और तुम्हारी बच्चियों का पेट पाल रही हूँ। आज मुझे इन एहसानों का बदला चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे झटका लगा। एहसानों का बदला? और वो भी मेरी मासूम बच्ची से? मेरा दिल जोर से धड़क उठा। एक माँ होने के नाते मेरे अंदर का खौफ जाग उठा। तनीषा, मैं तुम्हारे एहसानों से मुकर नहीं रही हूँ। मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ तुम्हारे लिए, मगर मेरी बेटी को इस सब के बीच मत लाओ। वो बच्ची है, तुम मुझसे कहो क्या करना है, मैं करूंगी। तुम नहीं कर सकती। वो बहुत बुरी तरह चिल्लाई। तुम्हारी उम्र ज्यादा है, वो कम उम्र है। मुझे उसी की जरूरत है। पुलिस आने वाली होगी, मेरे पास वक्त नहीं है। उसे जगा दो, वरना बहुत बुरा होगा। पुलिस का नाम सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये मामला क्या था? तनीषा क्या करके आई थी? और वो मेरी बेटी को पुलिस के सामने क्यों करना चाहती थी? पुलिस क्यों आएगी? तुमने क्या किया है? भगवान के लिए मुझे बताओ तनीषा। मैं अपनी बच्ची को नहीं जगाऊंगी जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगी। मैं अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। तनीषा की आंखों में विवशता थी। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, फांसी चढ़ जाऊंगी। तुम्हारी बेटी ही मुझे बचा सकती है। जगा दो उसे, मैं उसकी जिंदगी संवार दूंगी। मैं वादा करती हूँ। मैं हैरान थी कि वो क्या कर रही थी। जो बदला वो मुझसे मांग रही थी और जिस काम के लिए वो मेरी बेटी को बुला रही थी, उसके बारे में सोचकर ही मेरे होश उड़ गए थे। उसकी अगली बात ने तो मुझ पर बिजली ही गिरा दी। तनीषा मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसके मुंह से शराब की तेज बू आ रही थी, जिसे वो अपनी च्युइंगम से छुपाने की नाकाम कोशिश भी कर रही थी। वो नशे में धुत थी और अपने होश व हवास खो चुकी थी। उसने मेरे दोनों कंधे पकड़कर मुझे जोर से झंझोड़ा। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। मैंने खौफ से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। एक्सीडेंट? तनीषा, तुम क्या कह रही हो? कोई जख्मी तो नहीं हुआ? उसने पागलों जैसे अंदाज में सिर हिलाया। जख्मी नहीं, वो मर गया है। एक फल बेचने वाला था, अपनी रेड़ी लेकर जा रहा था। मेरी गाड़ी बेकाबू होकर उसकी रेड़ी से जाकर टकरा गई। वो ऐन मौके पर ही खत्म हो गया और उसकी रेड़ी का माल वहां बिखर गया। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। एक इंसानी जान चली गई थी और तनीषा को सिर्फ अपनी फिक्र थी। भगवान, तुमने ये क्या कर दिया? तुम नशे में गाड़ी चला रही थी। बकवास बंद करो, वो चिल्लाई। पुलिस ने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंचने वाले होंगे। वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और अगर मेरे पति को पता चला कि मैं नशे में थी और रात को बाहर थी तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे बचना है और मुझे बचाने वाली सिर्फ तुम्हारी बेटी है। मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई। मेरी बेटी कैसे बचा सकती है तुम्हें? तुम पुलिस से कहोगी कि गाड़ी तुम्हारी बेटी चला रही थी। वो कम उम्र की है, नादान है, उसे सख्त सजा नहीं होगी। मैं पुलिस को पैसे खिला दूंगी, मामला दब जाएगा। बस ड्राइविंग सीट पर उसका नाम लिखवाना होगा। मैंने नफरत से उसका हाथ झटक दिया। हरगिज नहीं, मैं अपनी मासूम बच्ची को जेल नहीं भेज सकती। तुमने खून किया है और सजा मेरी बेटी काटे, ये नहीं हो सकता। तनीषा का लहजा धमकी से भर गया। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अभी इसी वक्त अपनी 5 बेटियों को लेकर मेरे घर से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें सड़क पर फेंक दूंगी, फिर देखती हूँ तुम कहाँ जाती हो। फिर उसने फौरन अपना पैंतरा बदला और लालच देने लगी। मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगी।
तुम्हारी बाकी 4 बेटियों की जिंदगी संवर जाएगी। उनकी शादियां, उनकी पढ़ाई, सबकी जिम्मेदारी मेरी। बस एक बेटी की कुर्बानी दे दो। सोच लो, लाखों रुपए और ये आलीशान घर, या फिर वही फुटपाथ और भूख। वो ऐसी बातें कर रही थी जैसे पागल हो चुकी हो। मैं रोते हुए उसके कदमों में गिर गई। तनीषा, तुम मुझ पर एहसान कर दो। कह दो कि मैं गाड़ी चला रही थी। मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मगर भगवान के लिए मेरी बच्ची को बख्श दो। वो अभी बच्ची है, वो थाने कचहरियों के चक्कर नहीं काट सकती। तुम्हारा नाम नहीं लगेगा। वो झिड़क कर बोली, पुलिस को यकीन नहीं आएगा कि तुम्हारी जैसी औरत मेरी गाड़ी लेकर रात को निकलेगी। ये काम तुम्हारी बेटी ही कर सकती है। वो जवान है, उसे गाड़ी चलाने का शौक हो सकता है। ये कहानी फिट बैठती है। हमारा शोर सुनकर मेरी बड़ी बेटी आंखें मलती हुई कमरे से बाहर आ गई। हमें रोता देखकर वो घबरा गई। मम्मी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? तनीषा लपक कर उसके पास गई और उसे बाजू से पकड़ लिया। तुम पुलिस के सामने कहना कि एक्सीडेंट तुमसे हुआ है, समझी? मेरी बेटी ने डर कर मुझे देखा। मैंने उसे सीने से लगा लिया। तनीषा उसे खींचने की कोशिश करने लगी। नहीं आंटी, मैंने तो कभी गाड़ी चलाई भी नहीं। मैं झूठ क्यों बोलूं? पुलिस मुझे पकड़ लेगी। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हारी माँ और बहनों को मैं मालामाल कर दूंगी। थोड़ी सी कुर्बानी तो दो, वरना अभी निकलो मेरे घर से। मेरी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। नहीं मम्मी, मुझे नहीं जाना चाहिए। मेरी छोटी बहनों का क्या होगा? आप मुझे ही कुर्बानी का बकरा क्यों बना रही हैं? आंटी झूठ बोल रही हैं। पूरे माहौल में चीख पुकार मच गई थी। तनीषा अपनी जिद पर अड़ी थी और मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके सामने दीवार बनकर खड़ी थी। बाहर पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। तनीषा का चेहरा खून निचुड़ जाने पर सफेद पड़ गया। पुलिस आ गई है, अभी भी वक्त है, मान जाओ, वरना तुम सब बर्बाद हो जाओगी। मैंने अपनी बेटी को पीछे छुपाया और फैसला सुनाते अंदाज में कहा, चाहे हमें सड़क पर रहना पड़े, मैं अपनी बेटी का भविष्य तुम्हारे गुनाहों की भेंट नहीं चढ़ाऊंगी। इसी वक्त दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। तनीषा ने खूनी नजर मुझ पर डाली और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। अब क्या होने वाला था? मेरा दिल खौफ से बंद हो रहा था। दरवाजा खुलते ही पुलिस इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ लॉन में दाखिल हुआ। तनीषा ने तुरंत अपने चेहरे पर भारी घबराहट दिखानी शुरू कर दी और इंस्पेक्टर के कुछ बोलने से पहले ही मेरी बेटी की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर साहब, शुक्र है कि आप आ गए। मैं तो खुद बहुत परेशान थी। ये देखिए, यही वो लड़की है जिसने ये सब किया है। ये मेरी दूर की भांजी है, गांव से आई हुई है। इसे गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। मेरी गैर मौजूदगी में चाबी उठाकर ले गई और जाकर किसी गरीब को मार दिया। मैं तो कब से इसे समझा रही हूँ कि बेटा सच बोल दो, मगर ये डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रही। उसने इतनी आसानी से झूठ बोला कि एक पल के लिए मैं भी सुन्न होकर रह गई। मेरी बेटी खौफ से थरथर कांप रही थी। उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। मैं तड़प कर आगे बढ़ी और इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ दिए। नहीं सर, ये औरत झूठ बोल रही है। मेरी बेटी मासूम है, उसे तो गाड़ी चलाना भी नहीं आता। गाड़ी तनीषा खुद चला रही थी। ये नशे में थी। आप इसका मेडिकल कराइए। ये आप गुनाह मेरी बच्ची के सिर पर थोपना चाहती है। तनीषा ने आंखें निकालकर मुझे डराया और चिल्लाकर बोली, बकवास बंद करो, नमक हराम औरत। मैंने तुम्हें सहारा दिया और तुम उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। इंस्पेक्टर साहब, आप इस लड़की को गिरफ्तार कीजिए। गाड़ी के कागजात मेरे नाम पर हैं, लेकिन ड्राइव यही कर रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने शक की नजर से कभी मुझे देखा और कभी तनीषा को। मेरी बेटी रो रही थी, मगर डर के मारे उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। मैं अपनी बच्ची के सामने ढाल बनकर खड़ी थी और रो रही थी। माहौल में भयानक तनाव था। इंस्पेक्टर ने हथकड़ी निकालकर मेरी बेटी की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि अचानक बाहर से एक भारी और गरजदार आवाज आई, रुक जाओ। हम सब चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। वहां एक उम्र दराज भयंकर पर्सनैलिटी वाला शख्स खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में आग भरी हुई थी। तनीषा के मुंह से एकदम से चीख निकल गई, संजय, आप कब आए? वो तनीषा का पति संजय था। उसने तनीषा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा पुलिस इंस्पेक्टर के पास आया। इंस्पेक्टर, मेरे घर में पुलिस के आने की क्या वजह है और आप इस बच्ची को हथकड़ी क्यों लगा रहे हैं? इंस्पेक्टर ने बड़े कायदे से जवाब दिया, सर, आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक आदमी मर गया है। आपकी पत्नी का कहना है कि गाड़ी ये लड़की चला रही थी।
हम कार्रवाई के लिए आए हैं। संजय ने एक नजर सहमी हुई लड़की पर डाली और फिर तनीषा की तरफ देखा जो पसीने में भीगी हुई थी। तनीषा, सच कह रही है? उसने ठंडे लहजे में पूछा। तनीषा ने हकलाते हुए कहा, जी संजय, मैं तो घर पर सो रही थी। ये लड़की चोरी छिपे चाबी लेकर गई थी। इंस्पेक्टर ने तंजिया मुस्कान के साथ अपनी जेब से टैबलेट निकाला। संजय साहब, आपकी पत्नी शायद ये भूल गई हैं कि 21वीं सदी है। जहां एक्सीडेंट हुआ वहां एक दुकान के बाहर स्ट्रीट कैमरा लगा था। हमने वहां की फुटेज निकलवा ली है। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। ये कहकर इंस्पेक्टर ने वीडियो प्ले कर दी। स्क्रीन संजय के सामने थी। मैंने भी गर्दन उठाकर देखा। वीडियो बिल्कुल साफ थी। तनीषा की गाड़ी तेज रफ्तार से आई और रेडी से टकरा गई। गाड़ी रुकने के बाद ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला और तनीषा खुद लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। उसका चेहरा स्ट्रीट लाइट की रोशनी में साफ पहचाना जा रहा था। उसके साथ फ्रंट सीट से एक नौजवान लड़का भी निकला और वे दोनों घबराकर वहां से पैदल भाग गए। संजय की आंखें ये नजारा देखकर फटी की फटी रह गईं। हैरत और गुस्से के मिले जुले भाव उसके चेहरे पर थे। वीडियो खत्म हुई तो उसने धीरे से गर्दन उठाई और तनीषा की तरफ देखा। तनीषा दीवार से लगकर खड़ी थी। उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा था। उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। संजय ने धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा, तो ये है तुम्हारी बीमारी? और ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ गाड़ी में था? इस सवाल ने कमरे में मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। तनीषा का राज फांस हो चुका था और जो खुलासा होने वाला था वह हमारे होश उड़ाने के लिए काफी था। कमरे में शमशान जैसी खामोशी छा गई। संजय ने वीडियो दोबारा चलाया और लड़के के भागने वाले सीन पर रोक दिया। तनीषा, जुबान खोलो। ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ फ्रंट सीट से निकला और तुम्हें वहीं छोड़कर भाग गया? तनीषा जमीन पर बैठ चुकी थी। उसके पास छुपाने को कुछ भी नहीं बचा था। वो जानती थी कि अब और झूठ उसे बचा नहीं सकता। वो फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए संजय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं भटक गई थी। संजय ने नफरत से उसकी तरफ देखा। गलती नहीं, गुनाह कहो इसे। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मैंने तुम्हें इज्जत दी, घर दिया, तुम्हारे हर नखरे उठाए और तुमने मेरे घर को अय्याशियों का अड्डा बना दिया। बोलो, कौन है ये? तनीषा ने हिचकियों के बीच सच उगलना शुरू किया। ये केशव है। मैं शादी से पहले भी इसे पसंद करती थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था। केशव ने ही मुझसे कहा था कि मैं आपसे शादी कर लूं ताकि हम अमीर हो सकें। ये सुनकर मेरे और मेरी बेटियों के होश उड़ गए। ये औरत कितनी शातिर निकली थी। संजय की आंखों में दुख और गुस्सा दोनों थे। यानी तुमने मुझसे शादी सिर्फ मेरी दौलत के लिए की थी? तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा घर से ना निकलना सब ड्रामा था? हाँ, सब झूठ था। तनीषा ने कबूल किया। मैं रोज केशव से मिलती थी। हम आपके पैसों पर ऐश करते थे। वो मुझसे कहता था कि कुछ साल बाद तलाक ले लेना, फिर हम शादी कर लेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना बेवफा निकलेगा। संजय ने तल्ख हंसी के साथ कहा, तुमने इसकी मोहब्बत का अंजाम देख लिया। जैसे ही मुसीबत आई, एक्सीडेंट हुआ, वो शख्स जिसे तुम अपना हमदर्द समझ रही थी तुम्हें वहीं छोड़कर भाग गया। उसे सिर्फ मेरी दौलत से मतलब था, तुमसे नहीं। और तुम जैसी औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तनीषा ने संजय के पैर पकड़ लिए। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो संजय, मैं उसकी बातों में आ गई थी। मुझे बचा लो, पुलिस मुझे ले जाएगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरी इज्जत का ख्याल करिए। संजय ने झटके से अपने पैर पीछे खींच लिए। मेरी पत्नी? तुम उस वक्त मेरी पत्नी बनने के काबिल नहीं रही जब तुम गैर मर्द के साथ मेरी गाड़ी में घूम रही थी। और रही सही कसर तुमने आज पूरी कर दी जब अपना गुनाह छुपाने के लिए तुमने एक अनाथ और बेसहारा बच्ची पर इल्जाम लगाया। संजय ने मेरी बेटी की तरफ इशारा किया जो अभी भी सहमी हुई खड़ी थी। तुम्हारे अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है तनीषा। तुमने उस औरत को सहारा इसलिए नहीं दिया था कि तुम्हें तरस आया था, बल्कि इसलिए कि जरूरत पड़ने पर तुम्हें अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए एक बकरा मिल जाए और वक्त आने पर उसकी कुर्बानी दे सको। मैं एक बेवफा औरत को बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन एक जालिम औरत को नहीं। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर तनीषा के हाथों में हथकड़ी लगा दी। चलिए मैडम, अब आपकी बातें थाने में होंगी। आप पर जान लेने का इल्जाम और नशे में ड्राइविंग का मुकदमा चलेगा। और हाँ, झूठी गवाही देने और किसी और को झूठा फंसाने का केस भी अलग से बनेगा। तनीषा चीखती रही, रोती रही। संजय, मुझे मत छोड़िए, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी।
एक बार मुझे माफ कर दीजिए। संजय ने अपना मुंह मोड़ लिया। उसका चेहरा पत्थर का हो चुका था। तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे और मेरा दिल दोनों हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मैं संजय चौधरी तुम्हें अपने शादीशुदा रिश्ते से आजाद करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक दूंगा। ये शब्द कमरे में बम की तरह फटा। तनीषा के होश उड़ गए। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। जिस दौलत, ऐशो आराम के लिए उसने ये एक शातिर खेल खेला था, वो सब पल भर में ही खत्म हो गया। उसका आशिक भाग चुका था और पति उसे छोड़ चुका था। पुलिस उसे घसीटती हुई बाहर ले गई। गाड़ी के दूर जाने की आवाज आई तो कमरे में फिर से खामोशी पसर गई। संजय सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। मैं अपनी बेटियों को लेकर एक कोने में खड़ी कांप रही थी। मेरा दिल डूब रहा था। तनीषा बेशक बुरी थी, लेकिन उसकी वजह से हमारे सिर पर छत थी। अब जब वो जा चुकी है और उसका पति भी उसे छोड़ चुका है, तो फिर अब हमारा यहाँ क्या काम था? ये शख्स तो हमें जानता भी नहीं था और ये तो अभी गुस्से में भी है। ये यकीनन हमें भी अभी के अभी घर से निकाल देगा। मैं यही सब सोच रही थी। लम्हे भर में वही फुटपाथ और वही ठंडी रात मुझे याद आने लगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी बेटियों को समेटा और हिम्मत करके संजय के पास जाने लगी, ताकि उससे रहने की एक रात के लिए भीख मांग सकूं, या कम से कम रात गुजारने की मोहलत ही ले सकूं। अभी मैं मुंह खोल ही रही थी कि संजय खड़ा हुआ और मुझे देखा। उसकी नजर में वो गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी थकान और दर्द था। उसने जो शब्द कहे उसके लिए मैं तैयार नहीं थी। उसकी बात ने मुझे पत्थर कर दिया। मैंने हिम्मत जमा करके कांपती आवाज में कहा, साहब, मुझे पता है आप बहुत गुस्से में हैं और ये आपका अधिकार भी है। तनीषा जा चुकी है तो अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। हम अभी अपना सामान उठाते हैं और निकल जाते हैं। बस आपसे प्रार्थना है कि हमें सुबह तक किसी कोने में बैठने दीजिए। बाहर बहुत अंधेरा है। मैंने अपनी बेटियों को अपने साथ समेट लिया, जो डर के मारे रो रही थी। संजय ने गहरी नजरों से मुझे और मेरी बच्चियों की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो गुस्सा अब नहीं था जो कुछ देर पहले तनीषा के लिए था। उसने एक लंबी सांस ली और नरम अंदाज में बोला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं रहोगे। मैं हैरानी से उसका मुंह देखने लगी। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। क्या क्या साहब, अब क्या कह रहे हैं? हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? ये घर तो... संजय ने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया और गंभीरता से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ज्यादातर विदेश में ही रहता हूँ। मेरी फैमिली, कारोबार सब कुछ वहीं है। मैं इंडिया साल में सिर्फ 1-2 बार ही आता हूँ। तनीषा जा चुकी है और अब ये घर खाली हो जाएगा। तुम्हें पता है आजकल के हालात कैसे हैं? अगर मैंने ये घर खाली छोड़ दिया तो कब्जा गिरोह इस पर कब्जा कर लेंगे, या फिर चोरी चकारी का भी डर रहेगा। इस घर को एक केयर टेकर की जरूरत है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में उम्मीद की किरण जगी। तो आप चाहते हैं कि मैं इस घर की चौकीदारी करूं? सिर्फ चौकीदारी नहीं, तुम इस घर को अपना घर समझकर संभालो। संजय ने फैसला सुनाने के अंदाज में कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे करोड़ों के घर पर कोई कब्जा करे। तुम एक शरीफ और ईमानदार औरत लगती हो। तुमने तनीषा के लालच देने के बावजूद भी अपनी बेटियों को कुर्बान नहीं किया और सच का साथ दिया। मुझे तुम पर भरोसा है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस भगवान ने मुझे फुटपाथ से उठाया था, वो आज फिर से मेरी मदद कर रहा था। संजय ने आगे कहा, तुम्हारी 5 बेटियां हैं और तुम अकेली हो। इन बच्चियों की पढ़ाई, खाना पीना और बाकी खर्चों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं तुम्हें महीने का खर्च भेजता रहूंगा। बदले में तुम बस मेरे घर की सुरक्षा करना और इसकी अच्छे से देखभाल करना। जब तक तुम चाहो यहाँ इज्जत से रह सकती हो। मैंने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए। भगवान आपको लंबी उम्र दे साहब। आपने हम बेसहारा लोगों को छत दी है। संजय ने तुरंत अपने पैर पीछे खींचे और वहां से उठकर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने भगवान को धन्यवाद कहा। तनीषा का पन्ना बंद हो चुका था, लेकिन मेरी जिंदगी का एक नया और सुकून भरा पन्ना खुल गया था। वक्त गुजरता गया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। मैंने पूरी ईमानदारी से संजय के घर को संभाला। वो हर 6 महीने बाद इंडिया आता था और अब वो अकेला नहीं बल्कि अपनी नई पत्नी के साथ आता था। उसकी पत्नी एक बहुत ही भली और बड़े दिल वाली औरत थी। वो मुझसे बहन की तरह मिलती और मेरी बेटियों से अपनी बेटियों जैसा ही प्यार करती। उन्हें कभी इस बात पर ऐतराज नहीं हुआ कि हम उनके घर में क्यों रह रहे हैं, बल्कि वो खुश थी कि उनकी गैर मौजूदगी में घर सुरक्षित हाथों में है। मेरी बच्चियां जवान हो गईं। मैं अक्सर उनके भविष्य को लेकर परेशान रहती थी।
कि उनकी शादियां कैसे होंगी, दहेज कहाँ से आएगा, लेकिन भगवान ने मेरी ये चिंता भी दूर कर दी। एक दिन संजय अपनी पत्नी के साथ आए और मुझसे बोले, बहन, तुम्हारी बड़ी बेटी अब शादी के काबिल हो गई है। मैंने अपने बहुत ही काबिल और भरोसेमंद मैनेजर के बेटे से उसकी बात की है। लड़का शरीफ है और अच्छा काम करता है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो हम बात पक्की करें। मैं खुशी से बेहाल हो गई। मैंने कहा, साहब, आप जो फैसला करेंगे वही उसके भविष्य के लिए बेहतर होगा। आपने पिता बनकर उसे सहारा दिया है। फिर वो दिन भी आया जब इस घर से मेरी बेटी की डोली उठी। संजय ने सिर्फ बात ही नहीं चलाई थी, बल्कि शादी का सारा खर्च भी खुद उठाया। धूमधाम से मेरी बेटी को विदा किया और दहेज में भी उसे वो सब कुछ दिया जो शायद उसका सगा बाप भी नहीं दे पाता। फिर एक एक करके उसने मेरी चारों बेटियों के प्रति भी अपना फर्ज अदा किया। सभी अपने अपने घरों में खुश और आबाद हैं। सबसे छोटी बेटी अभी पढ़ रही है और मेरे साथ है। आज मैं अपने कमरे की खिड़की पर बैठी बाहर लॉन को देख रही थी, जहां माली पौधों को पानी दे रहा था। मेरे अतीत के वो कड़वे लम्हे मेरी आंखों के सामने घूम गए, जब मेरे पति ने सर्द रात में मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था और कहा था कि जा, जहां मर्जी जा। वो ये समझता था कि वो मुझे और मेरी बेटियों को बर्बाद कर देगा, हमें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देगा। लेकिन वो भूल गया था कि सहारा देने वाला इंसान नहीं, भगवान होता है। मेरी कहानी के बारे में संजय साहब की पत्नी सब कुछ जानती थी और शायद इसी वजह से उन्हें मेरे लिए हमेशा एक अलग ही हमदर्दी रही। एक दिन मुझे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि बाहर और कोई नहीं, मेरा पति खड़ा था। वही पति जिसने इतने सालों पहले मुझे मेरी बेटियों के साथ बेसहारा छोड़ दिया था। वो गार्ड के आगे हाथ जोड़ रहा था और अंदर जाकर काम मांगने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत बिल्कुल भिखारियों जैसी लग रही थी। तभी शोर सुनकर संजय साहब की पत्नी बाहर जाने लगी। जब उन्होंने मुझे घबराया हुआ देखा तो मुझसे पूछा कि क्या हुआ, गेट पर ऐसा कौन है जिसे देखकर तुम्हारा ये हाल है। वो पूछ रही थी, पर मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। फिर ना जाने कैसे उन्होंने मेरे दिल की बात जान ली। वो बोली, क्या ये तुम्हारा वही पति है जिसने तुम्हारे साथ वो सब किया था? मैंने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने मेरा हाथ कसकर अपने हाथों में पकड़ा और कहा, ठीक है, फिर आज तुम्हें इसके साथ भी वही करना है जो इसने तुम्हारे साथ किया था। मैं तुम्हें जैसा कह रही हूँ तुम वैसा ही करना। आज इसे इसका सबक जरूर मिलेगा। मैंने पहले मना किया, लेकिन उनके आदेश पर मैं चुपचाप मान गई। थोड़ी ही देर में वो बाहर गईं और उन्होंने गार्ड से कहा कि उस आदमी को अंदर आने दो। मैं खिड़की के कोने में खड़ी होकर सब देख रही थी। मेरा पति भूखी और लालची नजरों से दौड़ता हुआ आया और संजय साहब की पत्नी के पैरों में गिर पड़ा। कहने लगा, मालकिन, मैं काम मांगने आया हूँ। आपका बंगला बहुत बड़ा है, मुझ पर रहम करिए। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मुझे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप मुझे काम देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इतने में उन्होंने कहा कि मैं इस बंगले की मालकिन नहीं हूँ, मालकिन तो अंदर हैं, रुको, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। अगर वो मान गई तो तुम्हारी नौकरी पक्की। ये सुनते ही वो उम्मीद भरी निगाहों से उन्हें देखने लगा और वहीं बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया। वो मुझे तुरंत अपने साथ कमरे में ले गईं और मुझ पर एक बहुत ही महंगी साड़ी और ढेर सारे जेवरात लाद दिए और ऐसा मेकअप किया कि जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं तो दंग ही रह गई कि क्या ये मैं ही थी। कुछ ही देर में वो मुझे लेकर बाहर गईं और मेरे पति से कहा, ये रही हमारी मालकिन, तुम्हें जो कहना है इनसे कहो। जैसे ही उसने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और मुझे पहचाना तो वो गिरते गिरते बचा। कुछ सेकंड के लिए तो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। संजय साहब की पत्नी ने कहा, क्या हुआ, क्या आपको काम नहीं चाहिए? वो एकदम से हाथ जोड़कर कहने लगा, चाहिए है, काम तो चाहिए है, मगर ये, हाँ, यही तो है हमारी मालकिन। तभी वो गिड़गिड़ाकर बोला, मालकिन, रहम करिए, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। मैंने तुरंत वही किया जो संजय साहब की पत्नी ने कहा था। मैंने उससे कहा कि आप अंदर जाइए, इससे मैं खुद ही बात करूंगी। फिर वो अंदर चली गई। मैं नीचे उतरकर अपने उस जालिम पति के पास गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत दौलत थी ना, और तुमने कहा भी था कि तुम्हें मेरी और मेरी बेटियों की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर आज तुम मेरे दरवाजे पर क्यों भीख मांग रहे हो? निकल जाओ यहाँ से।
मेरे पास तुम्हें देने के लिए नौकरी तो छोड़ो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये सुनते ही वो मेरे पैरों में गिर गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को ठुकरा दिया, क्योंकि तुम्हारे मेरे घर से निकलने के बाद जैसे भगवान मुझसे नाराज हो गए। एक के बाद एक मुसीबतों ने मुझे आज इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया है। मुझ पर रहम खाओ, मुझे काम दे दो। देखो, तुम तो कितनी अमीर हो गई हो, तुम्हारे पास तो लगता है कि दौलत का समंदर है। अगर इसमें से थोड़ा सा भी तुम मुझे दे दोगी तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं मुफ्त में कुछ भी नहीं मांग रहा, मुझे बस तुम काम दे दो। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और गार्ड को हुक्म दिया कि धक्के मारकर इस आदमी को बाहर निकाल दो। गार्ड मेरे पति को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। वो बार बार अपने किए की माफी मांग रहा था, लेकिन मैंने उससे कहा कि आज तुम्हें पता चलेगा कि उस रात मुझ पर और मेरी बेटियों पर क्या बीती थी। उसका अंदाजा तुम्हें होगा। सच कहूं तो उस वक्त मुझे सच में सुकून मिला, क्योंकि अगर उसने सिर्फ मुझ पर जुल्म किया होता तो शायद मैं उसे माफ कर देती, लेकिन उसने मेरी फूल सी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा था। और इसीलिए आज उसे इस हालत में देखकर मैं खुश थी कि उसे उसके कर्मों की सजा मिली है। मैं तुरंत दौड़कर अंदर गई तो संजय साहब की पत्नी खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो कहने लगी, ऐसे आदमी की यही असली सजा है, जो बोया है वही काटोगे। मैं तुरंत उनके गले लग गई। सच में ऐसा लगा जैसे वो मेरी बड़ी बहन हो, क्योंकि अगर वो ये सब ना करवाती तो आज मेरे पति को सबक नहीं मिलता। हमारे समाज को लगता है कि औरत कमजोर होती है, बेसहारा होती है। अगर उसका पति उसे छोड़ दे तो वो कहीं की भी नहीं रहती। पर मुझे लगता है कि जिस भगवान ने दुनिया में बेटी को भेजा होता है, उसका सहारा वो खुद बन जाता है। जब दुनिया वाले दरवाजे बंद कर देते हैं तो वो कई दरवाजे खोल देता है। आज मैं इस घर में सुकून की जिंदगी गुजार रही हूँ और अपने फर्ज को ईमानदारी से निभा रही हूँ, और हर रोज भगवान को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे एक ऐसे खोखले सहारे से निकालकर एक इज्जत वाली जिंदगी दी। और हर दिन मैं संजय साहब, उनकी पत्नी और उनके बच्चों के लिए लंबी और सेहतमंद जिंदगी की कामना करती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।